हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी संप्रेषण का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इसके जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे वो नहीं करवाए थे, वो इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। पूरा कंप्लीट वन शॉट वीडियो हो जाएगा, इसमें कंप्लीट करवा दूंगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अभी भी अपन 16,000 जो सब्सक्राइबर उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं अपन। वीडियो को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अन्य वीडियो है उनका वो भी मैंने पहले करवा रखे हैं, वन शॉट वीडियो मैराथन क्लास करवा रखी है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलो, ग्रामोत्थान के लेखक कौन है आपके सामने? ग्रामोत्थान जो आपके सामने जो लेखक, उसके लेखक कौन है आपके सामने? ग्रामोत्थान जो पूरी ग्रामोत्थान नानाजी देशमुख के द्वारा लिखी गई है। वे सामाजिक व दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के संस्थापक थे। तो आपके सामने नानाजी देशमुख है, वो कौन थे आपके सामने? वे समाज सेवी व दीनदयाल शोध संस्थान है चित्रकूट, उनके संस्थापक माने जाते हैं। और उनके द्वारा क्या लिखी गई थी? ग्रामोत्थान लेख लिखा गया था। इस लेख में ग्रामीण जीवन है उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, ग्राम पंचायतों हैं उनको किस प्रकार से सुधारा जाता है, उसके ऊपर बात की गई थी। ग्रामोत्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामोत्थान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसमें क्या बताया गया है? ग्रामीण विकास, गांवों का जीवन उसमें किस प्रकार से विकास किया जाए, उनकी आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाई जाए और स्वदेशी भावनाओं से ग्रामों का उत्थान किस तरीके से किया जाए। मतलब जो गांवों का जीवन है, गांवों का विकास किस प्रकार से किया जाए, ग्राम पंचायतों का विकास किस तरीके से किया जाए, उनकी आत्मनिर्भरता है खुद के ऊपर, वो ज्यादा से ज्यादा खुद से ही आपके सामने पैसे को कलेक्ट करें और खुद को यूज पैसे को यूज करें। तो उस प्रकार की भावना व ग्रामीण जो स्वदेशी की भावना है उस प्रकार की भावना है वो गांव में किस प्रकार से बढ़ाई जाए, उसके बारे में बात की गई है। 3 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण और सनातन दृष्टि के लेखक कौन है? पर्यावरण और सनातन दृष्टि के लेखक कौन है? छगन मेहता। पहले बताया था मैंने, एक लेखक से संबंधित 2 से 3 प्रश्न ऐसे कैसे आएंगे आप देख लेना चाहिए आपके सामने एग्जाम में। कौन है? पर्यावरण और सनातन दृष्टि के लेखक कौन है? छगन मेहता इसके प्रमुख लेखक हैं। इस निबंध के मुख्य विचार क्या है? इस निबंध के मुख्य विचार क्या आपके सामने? प्रकृति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल है, पर्यावरण संतुलन ही जीवन का आधार है। मतलब जो पर्यावरण और जो सनातन है उसमें क्या कहा गया है कि प्रकृति ही की जो रक्षा करना ही क्या है, हमारी जो संस्कृति है उसका मूल मंत्र है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, तथा पर्यावरण संतुलन ही, जितना पर्यावरण में संतुलन देखने को मिलेगा उतना ही हमारा जीवन है वो बेहतर रहेगा। पर्यावरण संतुलन ही हमारे जीवन का आधार है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई है, वो आपके सामने ठिठुरते हुए गणतंत्र के क्या है? लेखक है। कौन है? हरिशंकर परसाई है, वो आपके सामने ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हैं। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं जिन्होंने व्यंग्य किया है कि एक तरफ आपके सामने जो समाज का जो जनता की सेवा करने के लिए आया हो वर्ग, तो गर्म कमरों में बैठकर गणतंत्र के जो ये परेड चल रही है उसको देख रहा है, और जो जनता है जिसकी सेवा इन लोगों को करनी चाहिए थी वो आपके समय ठिठुरते हुए सर्दी के मौसम में गणतंत्र दिवस को देख रहे हैं। यहाँ पर समाज की जो राजनेता है उनकी किस प्रकार से ढोंग और पाखंड किया जाता है, जनता को विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को जुमलेबाजी की जाती है और लोगों को विश्वास दिला दिया जाता है कि तुम्हारा विकास हो रहा है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में क्या व्यंग्य किया गया है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र में क्या व्यंग्य किया गया है? समाज और राजनीति में फैली असमानता और पाखंड पर व्यंग्य किया गया है। मतलब किस तरीके से समाज में आपके सामने असमानता फैली हुई है और किस तरीके से पाखंड देखने को मिलता है, इस पर विस्तार से व्यंग्य किया गया है। कहां पर? ठिठुरता हुआ गणतंत्र में। मतलब समाज में किस किस प्रकार की आपको सामने असमानता देखने को मिलती है, समाज में किस प्रकार से आपके सामने पाखंड देखने को मिलता है, राजनेता किस तरीके से राजनीति करते हैं, हर चीज पर आपके सामने गणतंत्र जैसी चीजों पर, गणतंत्र दिवस जैसी चीजों पर भी उन्होंने सिर्फ राजनीति के सिवाय कुछ नहीं किया है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, लखमा के लेखक कौन है? लखमा जो आपके सामने जो पूरी लेख है उसके लेखक कौन देखने को मिलते हैं? इसके लेखिका को महादेवी वर्मा है, वो इस रेखा चित्र की क्या है? लेखिका है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, देख लेना यहाँ से एक ना एक। लखमा रेखा चित्र का मुख्य भाव क्या है? लखमा जो रेखा चित्र लिखा गया इसके मुख्य भाव क्या है? मानवीय संवेदनाएं, करुणा और प्रेम की अभिव्यक्ति ही आपके सामने लखमा जो रेखा चित्र उसकी क्या है?
पूरी की पूरी उसमें ये सब चीजें लिखी गई। मतलब लखमा एक गरीब महिला है, उसके जीवन के ऊपर किस तरीके से गरीब होने के बावजूद वह दूसरे लोगों पर विश्वास कर लेती है, और उस विश्वास का लोग आज के समय क्या करते थे, विश्वासघात करते हैं। फिर भी वो इतना हर जगह भोलेपन है उसके अंदर, फिर भी वो हर जगह से क्या करती है, उस भोलेपन के कारण छल का शिकार होती है। फिर भी वो अमीर लोगों की तरह नहीं है जो आपके सामने छल और कपट में लगे हुए हैं। वो गरीब है, भोली है, लेकिन फिर भी मानवीय रिश्तों पर अभी भी उसका विश्वास है, वो दूसरे लोगों पर विश्वास करती है। अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? तो अग्नि की उड़ान है, उसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वो अग्नि की उड़ान के लेखक आपके सामने। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वो अग्नि के लेखक जो आपके सामने लिखी गई है उसके आपके सामने लेखक है। अग्नि की उड़ान का प्रमुख विषय क्या है? अग्नि की उड़ान उसके प्रमुख विषय क्या है? आत्मविश्वास, विज्ञान व राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा होना ही आपके सामने क्या है? अग्नि की उड़ान के प्रमुख विषय है कि भाई किस प्रकार से लोगों को आत्मविश्वास, लोगों को विश्वास दिलाता है, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा ही अग्नि की उड़ान के प्रमुख विषय है। मतलब अग्नि की उड़ान में क्या बताया गया कि एक जो अग्नि मिसाइल है उसको, उसका जब निर्माण किया गया था, भारत के पास उतनी तकनीकी प्रौद्योगिकी नहीं थी उस समय। हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने विश्वास दिखाया और विज्ञान से क्या किया, उस जो अग्नि मिसाइल है उसका निर्माण किया। तो इसमें उनका आत्मविश्वास दिखाई देता है, विज्ञान की प्रगति दिखाई देती है और राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने की प्रेरणा दिखाई देती है। अगले वाला पॉइंट है, फुलवा कहानी किस पर आधारित है? फुलवा कहानी किस चीज पे आधारित है? स्त्री विमर्श और महिला सशक्तिकरण पे। मतलब इस महिला है, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के ऊपर ये कहानी लिखी गई जब महिलाओं को किस तरीके से बराबरी का अधिकार होना चाहिए, किस तरीके से महिलाओं को, स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर अधिकार की बात की गई है इसमें। अगला है, फुलवा की फुलवा की लेखकीय दृष्टिकोण क्या है? महिलाओं के संघर्ष व आत्मसम्मान का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलता है। फुलवा है, उसकी लेखकीय दृष्टिकोण क्या है? महिला है, उनके जीवन में जो संघर्ष देखने को मिलता है और उसका जो आत्मसम्मान होता है, उसके प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के बारे में बात की गई है। प्रतीकात्मक आपके सामने जो अभिव्यक्ति है उसके बारे में विस्तार से बात की गई है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस शैली में लिखा गया है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र में क्या देखने को मिलता है? व्यंग्यात्मक शैली देखने को मिलती है। व्यंग्य से संबंधित आपके सामने चीजें देखने को मिलती हैं कि भाई किस तरीके से उन्होंने व्यंग्य किया आपके सामने कि जो एक गणतंत्र है जिसको देशभक्ति के लिए लगाना चाहिए था, आज वो किस समय का जो एक ढोंग व पाखंड का एक जरिया बन गया है, जहां पर लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप गणतंत्र हो चुके हो, स्वतंत्र हो चुके हो, लेकिन असली स्वतंत्रता नहीं मिली अभी तक। हम गरीबी के शिकार हैं, बेरोजगारी के लोग शिकार हैं, अभी तक लोगों का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, लखमा किस साहित्य विधा से संबंधित है? लखमा वो किस साहित्यिक विधा से संबंधित आपके सामने? रेखा चित्र, स्केच से संबंधित है आपके सामने लखमा। लखमा जो रेखा चित्र है, लखमा क्या है? एक प्रकार का रेखा चित्र है, समझ में आ गया, स्केच है। अग्नि की उड़ान में डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण क्या है? तो अग्नि की उड़ान में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया कि विज्ञान ने कितनी प्रगति कर ली है, कर्मनिष्ठता और देश सेवा के बारे में बताया है। अब ये तो थे यूनिट फर्स्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अपन बढ़ने वाले यूनिट नंबर सेकंड के। यूनिट नंबर सेकंड के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब पढ़ने वाले हैं अपन। पहला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी समानार्थी शब्द क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द क्या होता है? प्रशासन के नाम से जाना जाता है। ऑलरेडी मैंने प्रश्न करवा रखा था। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, इन्वायरमेंट का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है? इन्वायरमेंट शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है? पर्यावरण। इन्वायरमेंट शब्द का समानार्थी शब्द है पर्यावरण। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है? भाई कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द क्या? संविधान है, वो हिंदी समानार्थी शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, एजुकेशन का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है? एजुकेशन का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है? शिक्षा। आपके सामने जो एजुकेशन जो शब्द है इसका हिंदी समानार्थी शब्द है क्या है? शिक्षा है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ को बदलने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? शब्दांश को ही उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी शब्द होता है उसके पहले लगते हैं उपसर्ग, समझ में आ गया? और पहले लगकर आपके सामने क्या करते हैं? जो उनके अर्थ को बदलने का काम करते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? जैसे उपहार, तो उपलाहार, समझ में आ गया? तो उसका जो अर्थ है वो बदल जाता है, उसको उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। प्रत्यय कौन से होते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ और स्वरूप को बदल देते हैं, उन शब्दांशों को क्या कहा जाता है? प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रत्येक,
प्रत्यय प्लस इक के नाम से जो प्रत्यय का निर्माण होता है। तो जो अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला है सु उपसर्ग का अर्थ बताइए। तो शुभ सु उपसर्ग से क्या बन सकता है, अच्छा या सु इसका अर्थ निकलता है, जिसका क्या होता है, जैसे कि सुधार है, इसका एक उदाहरण हो सकता है। अगला है ता प्रत्यय का अर्थ बताइए। भाई कोई भी शब्द उसमें ता प्रत्यय जुड़कर ता प्रत्यय जुड़िए तो क्या होगा, जिसमें सज्जनता, सज्जनता से क्या बनता आपके सामने स्व अवस्था या गुण के से संबंधित आपके सामने ता प्रत्यय जुड़ता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, भाई सज्जनता, उसमें सज्जन प्लस ता, सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति है लेकिन उसमें ता जुड़ गया तो उसकी अवस्था गुण बताया जा रहा है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, पत्र लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप पत्रों का लिखो तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको एक सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, उद्देश्य को स्पष्ट रखना चाहिए और शिष्टता का भाव होना चाहिए। मतलब आप जब पत्र को लिखते हो तब आपके अंदर किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए, आपकी भाषा एकदम सरल स्पष्ट होनी चाहिए, उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए और उसमें शिष्टाचार का भाव दिखाई देना चाहिए। मतलब आप जो लिखते हो उसमें आपकी उद्देश्य की भी पूर्ति होनी चाहिए, एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में चीजों का लिखावट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले वाले पत्र कौन से होते हैं, आधिकारिक पत्र कौन से होते हैं, आधिकारिक पत्र कौन से होते हैं, जो कोई भी कार्यालय संस्था या अधिकारियों को लिखे जाने वाले औपचारिक पत्र क्या होता है, कार्यालय पत्र के नाम से जाना जाता है आपके सामने। तो जैसा कि आपने देखा होगा कोई भी कार्यालय में कोई पत्र लिखा गया, एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को लिखा, या फिर कोई भी कार्यालय है उसमें किसी भी चीज को सुधार करना है, जैसे आपके गांव में पानी नहीं है तो आप भी लिख सकते हो, कोई समस्या से संबंधित कोई चीज लिखी जाती है तो सरकारी कार्यालय और अधिकारियों और संस्थाओं को कोई पत्र लिखा जाता है उसको आधिकारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, व्यक्तिगत संबंधों से लिखा गया पत्र, जैसे मित्र या परिवार को अगर कोई पत्र लिखा जाता है उसको अनौपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर आप अपने जो व्यक्तिगत संबंध है उसके लिए जो कोई भी पत्र लिखते हो उसको किस प्रकार के पत्र के नाम से जाना जाता है, अनौपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, पत्र के अंत में कौन सा शब्द लिखा जा सकता है। तो जो कोई भी पत्र होता है उसके अंत में कौन सा शब्द लिखा जाता है, आदर, सादर नहीं आएगा, आदर, बहुदेव व आपका विश्वासी जो शब्द है वो लिखे जाते हैं। भाई कोई भी पत्र होता है अंत में अपन ये तो लिखते हैं आपका आज्ञाकारी हो गया, बहुदेव हो गया, आपका विश्वासी हो गया, सादर जो आदर हो गया, इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि सामने वाले व्यक्ति है उसका क्या दिखाया जा सके, रेस्पेक्ट किया जा सके। अगले नंबर यूनिट है यूनिट नंबर 13, जिसमें आपके सामने लेखन कौशल से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निबंध क्या है, विचारों की स्वतंत्रता और प्रभावशालीता अभिव्यक्ति के लिए निबंध कहते हैं। मतलब अपने विचारों को आप स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यक्ति को बताते हो तो उसी को क्या कहा जाता है, विचारों की स्वतंत्रता प्रभावशीलता। जैसे आपको बेरोजगारी ने आपने अपने विचार रखे आपके सामने, जो गरीबी पे लिखे, पर्यावरण प्रदूषण पे लिखे, तो हो सकता है कि हर व्यक्ति के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप हर व्यक्ति अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, उसका करने का तरीका अलग होता है, उसके पास एक स्वतंत्रता होती है कि वो कैसे भी अपने विचारों को प्रयोग दूसरे के सामने रख सकता है तथा प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। वो चाहे उन शब्दों को प्रयोग कर सकता है, एकदम स्वतंत्र रहता है तो चाहे उन जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो अपने विचारों को स्वतंत्र ढंग से जो अभिव्यक्त करने की जो शैली होती है उसी को निबंध के नाम से जाना जाता है। निबंध लेखन की एक विशेषता बताइए। तो निबंध लेखन की क्या विशेषता होती है, विषय की एक रूपता और तार्किक प्रस्तुति देखने को मिलती है। कोई भी निबंध होता है उसमें क्या देखने को मिलती है, कोई भी एक विषय चुना जाता है, जैसे बेरोजगारी चुन लिया तो उस विषय पर एक रूप से, मतलब उस विषय के ऊपर डिटेल से चीजों को लिखा जाता है और अलग अलग तर्कों को दिया जाता है कि भाई बेरोजगारी है तो क्यों है, पहले भी थी बेरोजगारी ही, आज के समय बेरोजगारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि युवा ज्यादा है, काम उतना बन नहीं रहा है, तकनीक आ गई है, युवा उतने कौशल नहीं है। तो इन सब चीजों पर तार्किक प्रस्तुति दी जाती है। कुछ आपके सामने आप क्या दे सकते हो वहां पर, कुछ आपके सामने आंकड़े व डाटा भी दे सकते हो इन सब चीजों को लेकर। अगले वाला पॉइंट क्या है, विज्ञापन क्या होते हैं। विज्ञापन क्या होते हैं, किसी वस्तु या सेवा के प्रचार के लिए जो संक्षिप्त में सूचना दी जाती है उसी को क्या कहा जाता है, विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी वस्तु है या कोई भी सेवा, जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप प्रचार प्रसार करते हो, जो संक्षिप्त में सूचना देते हो उसी को किस नाम से जाना जाता है, विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो कोई भी चीज के प्रचार प्रसार के लिए आप कोई भी सूचना करते हो, जैसे आपने कोई बैनर बना दिया, कोई पोस्टर बना दिया, आपने क्या किया,
आपने कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट बना दिया तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। या फिर गूगल पे ऐड चला दिया आज के टाइम पे, समाचार पत्र में आपने कोई ऐड दे दिया, तो ये जो इन प्रकार की चीजें की जाती है जिससे अपने व्यापार को आगे प्रचलित करने के लिए दूसरे लोग जाने, उसके लिए क्या किया जाता है? विज्ञापन का किया जाता है। नवीनता क्या होती है? किसी भी कार्य या वस्तु की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। मतलब कोई भी, क्या तो किसी चीज को आप खरीदारी करना चाहते हो या किसी चीज को बेचना चाहते हो, तो उसके लिए एक प्रकार का टेंडर निकाला जाता है, एक निविदा निकाली जाती है जिसमें प्रस्ताव होता है कि भाई जो जो कंपनियां इच्छुक हैं वो हमारे यहाँ पर एक बल्क क्वांटिटी में, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीजों की जरूरत है, तो जो जो व्यक्ति संस्थान आपके सामने इन सब चीजों की आपूर्ति करवा सकते हैं वो आकर हमारी जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकते हैं। और इससे क्या होगा आपके सामने, आप इससे आपको एक अच्छी जो आपको भी एक अच्छी क्वांटिटी में बल्क में ऑर्डर मिलेगा और हमें एक सस्ते दरों पर चीजें मिल जाएंगी। तो इसी को क्या कहा जाता है? निविदा के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः निविदा आपके सामने सारा सरकारी कार्यालय से ज्यादा निकलती है। समझ में आ गया? सरकारी कार्यालय में निविदा ज्यादा निकलती है, प्राइवेट में बहुत कम देखने को मिलता है। परिपत्र क्या होता है आपके सामने? कार्यालय द्वारा सभी कर्मचारियों को दी जाने वाली सूचना को किस नाम से जाना जाता है? परिपत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे आप जो यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है कि भैया 15 तारीख तक सभी बच्चों के क्या करवा देने? प्रैक्टिकल करवा देने। तो ये जो सूचना दी जा रही है आपके सामने, ये जो परिपत्र जारी किया जा रहा है, सभी जो कार्यालय के सभी जो जितने भी कॉलेज है उनके नीचे उनको सभी को क्या सूचना दी जा रही है? सभी जो कॉलेजों के प्रिंसिपल को, इसी को किस नाम से जाना जाता है? परिपत्र के नाम से जाना जाता है, कैरिकुलर के नाम से जाना जाता है। अधिसूचना क्या होती है आपके सामने? अधिसूचना क्या होती है? कोई सरकारी या संस्थागत स्तर पे जारी की जाने वाली आधिकारिक घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी सरकारी या संस्थागत स्तर पे कोई भी घोषणा की जाती है उसको किस नाम से जानते हैं? आधिकारिक घोषणा के नाम से जानते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, निबंध के दो प्रकार बताइए। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, व्यक्तिगत या वस्तुपरक। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब आप अपने व्यक्तिगत, कोई भी कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष पे अपने व्यक्तिगत विचारों को रखते हो, उसके व्यक्तिगत कहते हैं। कोई वस्तुपरक, कोई भी एक टॉपिक है, जर्नल टॉपिक है, अगर आप उस पर अपने डिटेल में अपने कोई किसी चीजों को बताते हो, अपने जो विचारों को प्रकट करते हो, उसको उस प्रकार के निबंधों को वस्तुपरक के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है विज्ञापन की एक विशेषताओं के बारे में बताइए। तो विज्ञापन की विशेषताओं के बारे में बताइए। भाषा आकर्षक होती है और संदेश को संक्षिप्त में होना चाहिए। कोई भी विज्ञापन लिखा जाता है तो वो कैसा होना चाहिए? भाई विज्ञापन में आपने पूरा निबंध सा लिख दिया, कौन पढ़ेगा भाई, किसके पास टाइम है? विज्ञापन में आपको सबसे अट्रैक्टिव चीजों के बारे में बताना होता है, सबसे भाषा को आकर्षक बताना होता है, जो सामने वाले व्यक्ति को चाहिए आपको उन्हीं बिंदु को बताना है। जैसे इस समय कॉलेज के एग्जाम और आपको जरूरत है 5 से 6 क्वेश्चन कोई भी हमें बता दे, तो इस प्रकार का कोई ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि भाई आइए हमारी यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल से पढ़िए, 5 क्वेश्चन बताएंगे, 5 में से 3 देखने को मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे। समझ में आ गया? तो तुरंत आप चले आओगे, क्यों? क्योंकि आपको उस सब चीजों की जरूरत है। तो विज्ञापनों को जब लिखा जाता है तो भाषा को आकर्षक बनाया जाता है, संदेश को स्पष्ट बनाया जाता है, संदेश को एकदम स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने, निबंध लेखन के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? कोई भी निबंध लिखा जाता है तो उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं? विषय, विचार, क्रमबद्धता और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी विषय हो गया उसके बारे में विचारों को प्रकट किया जाता है और क्रमबद्धता और प्रभावी भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले आपको एक विषय चुनना होता है, जैसे बेरोजगारी चुन लिया, गरीबी चुन लिया आपने, जो क्या बोलते हैं, और कोई विषय चुन लिया, कोई भी विषय आपको एक चुनना होता है, फिर उस पर अपने विचार बनाने होते हैं। बेरोजगारी है तो क्यों है, गरीबी है तो क्यों है ना, देश में जो जो तकनीकी प्रौद्योगिकी में क्या फायदे क्या नुकसान है, तो एक विषय पर आपके विचार रखने थे। फिर उन विचारों को लिखने की भी क्रमबद्धता होती है, पहले उस विषय के बारे में बताओ, फिर उसके क्या फायदे हैं उसके बारे में बताओ, कुछ तथ्य रखो, और फिर क्या नुकसान है, फिर उस चीज के कहाँ कमियां रहनी उस चीज में उसके बारे में बताओ, और अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है। तो निबंध लेखन की भी एक पूरी प्रक्रिया होती है, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस चीज का, सबसे ज्यादा आपको प्रभावी भाषा भी रखनी होती है। शब्दों का चयन इस प्रकार का रखना होता है कि सामने वाला व्यक्ति जब उसको पढ़े तो उसको आकर्षित लगे, उसको पढ़कर वो उस चीज से प्रभावित हो आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है औपचारिक विज्ञापन को एक उदाहरण दीजिए। तो औपचारिक जो विज्ञापन होते हैं उसके आपको सामने उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। कॉलेज पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर आपूर्ति के लिए निविदा का आमंत्रण करना। मतलब
कॉलेज पुस्तकालय में आपको क्या करना है, कोई भी कंप्यूटर की आपूर्ति करनी है, उसके लिए क्या एक निविदा का आमंत्रण करना। खैर ये तो एक छोटा उदाहरण आपके लिए अलग आएगा, तो आप लिख सकते हो। अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो सेम सेम लिख देना। परिपत्र लेखन में क्या ध्यान देना चाहिए, तो कोई भी परिपत्र का लेखन को लिखा गया उसमें क्या ध्यान देना चाहिए। परिपत्र जो लेखन लिखा जाता है संक्षिप्तता, छोटा होना चाहिए। करिकुलम क्या होता है भाई, करिकुलम को आप निबंध की तरह नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि एक आदेश निकालना होता है और एक आदेश में कितने होता है, 2 से 3 लाइनों में, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 लाइनों में आप उसको समझा सकते हो। स्पष्ट होना चाहिए। सरकारी कामकाज है, सरकारी कार्यालय से संबंधित ये चीजें निकलती हैं, तो आपको या फिर प्राइवेट भी संस्था निकालती है, तो भाई अपने कर्मचारियों को चीजों को समझाना है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि किसी को समझ में नहीं आए। इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए किसी को समझ में नहीं आए। अगर इतनी हार्ड लैंग्वेज होगी किसी को समझ में नहीं आएगा तो काम कैसे करें। समझ में आएगा, तो इजी लैंग्वेज में होना चाहिए और औपचारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है उस प्रकार की भाषा का मुख्यतः प्रयोग में लिया जाना चाहिए। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अधिसूचना का उपयोग कहां पर होता है, तो अधिसूचना उसका प्रयोग कहां पर देखने को मिलता है, सरकारी विभागों में, संस्थानों में और विश्वविद्यालयों में आपके सामने किसका प्रयोग होता है, सरकारी अधिसूचना का प्रयोग होता है। जो अलग अलग प्रकार के सरकारी विभाग होते हैं, संस्थान होते हैं और विश्वविद्यालयों में आपके सामने अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति भाई उसको नोटिफिकेशन जो जारी किए जाते हैं, भाई अपन ये कोई क्या बोलते हैं, अपन इस दिवस पे ये मनाएंगे, या फिर अपना जो आज वार्षिक उत्सव आ रहा है तो इसके बारे में आपको बताया जाता है, वार्षिक उत्सव वगैरह के बारे में। निबंध लेखन का क्या उद्देश्य होता है, निबंध लेखन का उद्देश्य होता है अपने विचारों को विश्लेषण व प्रभावशाली प्रस्तुति देना। मतलब अपने विचारों को आप विश्लेषण करके बताओ और प्रभावशाली ढंग से आप प्रस्तुत करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, निबंध लेखन के नाम से जाना जाता है। विज्ञापन का आपके सामने सामाजिक उद्देश्य क्या है, विज्ञापन होता है उसका सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, जनता में जागरूकता और जानकारी का प्रचार प्रसार करना। मतलब विज्ञापन के माध्यम से क्या करते हो आप, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कर जाते हैं, वह जानता है, उसको जागरूकता फैलाई जाती है और जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाता है। समझ में आ गया, आप कोई चीज बेचना चाहते हो उसके बारे में विस्तार से बता रही हूँ। अधिसूचना पर किसकी मोहर आवश्यक होती है, तो जिस जो अधिकारी आपके सामने अधिसूचना जारी कर रहा है उस संबंधित विभाग के अधिकारी की आपके सामने क्या होने, मोहर होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये थे आपके सामने सामान्य हिंदी संप्रेषण के महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।